हेलो स्टूडेंट, पीएल इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं पन्नालाल बाणिया। आज अपन करने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी 10 फरवरी 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का, उसका संपूर्ण एनालाइज। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर ऑन कर लो, ताकि मैं जो ही वीडियो डालूं तो ही आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसलिए ये काम करना पहले आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद में देखिए 10 तारीख को किस टाइप का पेपर आया था उसका हम संपूर्ण एनालाइज कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अब देखिए पेपर पे हम चलते हैं, पेपर की ओर। पेपर में देखिए आपके 20 सवाल आए थे, जिसमें से पहला सवाल है कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से, यानी क्रम से का मतलब होता है ए 25 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और बी 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। उन्होंने 6 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद में बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिनों में कार्य पूरा हो गया। तो पी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? ए आपके कर रहा है 25 दिन में। कितने दिन में? 25 दिन में। और बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? बी आपके कर रहा है 30 दिन में। अब 25 और 30 का लेंगे हम क्या? एलसीएम। 25 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 25 और 30 का एलसीएम आएगा 150, यानी टोटल वर्क कितना आ गया? 150। अब 150 में 25 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 6 बार, और 30 का जब 150 में भाग देंगे तो भाग जाएगा 5 बार। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है। अब दोनों की यहां से हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इनको दोनों को कितने दिन काम कंप्लीट साथ में काम करवाना? 6 दिन। कितने दिन? भाई 6 दिन ये दोनों साथ में काम करेंगे तो 6 यूनिट और 5 यूनिट, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 11 यूनिट। 11 की 11 यूनिट पर डे काम होगा, और कितने दिन काम करेंगे? 6 दिन। तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? 11 चकली 66, यानी 66 काम आपके इसमें से कंप्लीट हो गया। अगर 66 इसमें से आप घटाओगे तो पीछे कितने बचेगा? 34 और 50 84। अब काम शेष कितना रहा? 84। और 84 काम है वो बी बी हट गया, यानी 5 अपनी एफिशिएंसी हटा ली बी ने, और बी की जगह पी आ गया नया, और अगले 8 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है। दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। 8 का जब भाग देंगे दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, भी दोनों की प्रति दिन कितने यूनिट काम करते थे। तो यहां से देखो आपके 8 से डायरेक्ट कट नहीं रहा है, 4 से कटेगा। 21 चौकू 84 और 4 दूनी 8, यानी 21/2 दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें किसकी एफिशिएंसी निकालनी है? हमने निकालनी है पी की, कि पी अकेले कितने दिनों में काम कर रहा है। तो पी की एफिशिएंसी आप निकालोगे तो देखो ये दोनों की एफिशिएंसी आई है, किसकी? ए और पी दोनों की। तो इन दोनों में से आप ए की एफिशिएंसी घटा लो तो पीछे पी की बचेगी, यानी 21/2 में से आप क्या घटा लो? 6 घटा लो, यानी 6/1। तो 6 दूनी 12, 21 में से 12 गए तो पीछे कितने बचे? 8 और 1 9, यानी 9/2। ये किसकी एफिशिएंसी आ गई? ये आपके पी की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो आपके सामने पी की एफिशिएंसी आ गई है। अब पी की एफिशिएंसी कितनी है? 9/2। आपको काम कितना करवाना है कि पी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? कितना? यानी 150 काम है। इसको कौन करेगा? पी करेगा। और पी की एफिशिएंसी कितनी है? 9/2, यानी 9, और तीसरा बट्टा है नहीं, ये ऊपर चला जाएगा, यानी गुणा में चला जाएगा। अब देखो जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से जब हम काटेंगे तो यहां से आपके कितनी बार कट रहा है? तो ये आपके कट जाएगा 3 बार, यानी 50 दिए 150 और 3 दिए 9। तो ऊपर क्या आ गया? 50 को 2 से गुणा करोगे 100, 100/3 का मतलब होता है 33.33, यानी 3 से 1/3 दिन। ये इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, गोविंद ने एचडीएफसी में 3% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। कुछ धनराशि वो 3% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की। 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 203 रुपए प्राप्त हुए। तो संगत साधारण ब्याज आपको बताना है। अब देखो इस सवाल के अंदर मोटा मोटी आपको दर दे रखी है। 2 साल का आपको सीआई दे रखा है, 2 साल का आपको सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, और आपको एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट याद करना है। अब सीधी सी मतलब यही है। अब यहां से हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने सीआई है और एसआई है, और सीआई और एसआई में क्या फर्क होता है? सीआई तो होता है हर साल में समान लगता है भाई, जैसे पहले साल 3% है दूसरे साल भी 3%, यानी 2 साल का कितना हो जाएगा? 6%। कितना हो जाएगा? 6%। लेकिन सीआई
सीआई में क्या होगा, 6 तो होगा ही, लेकिन साथ में आप क्या करोगे, इस 3 का करोगे, 3 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएंगे, 3 इंटू 3 यानी 9, 9 में 100 का भाग दोगे तो आपका कितना आएगा, 0.9। यानी आपके देखो सीआई आया 6.09 और एसआई आया 6। अब यहां से आपको सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में आपको क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सीआई दे रखा है। सीआई कितना दे रखा है, 203, लेकिन हमने सीआई कितना निकाला है, 6.09। ये देखो सीआई बटे सीआई क्या बन गया, जोड़ा। अब सबसे पहले अब हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमने कितना निकाला, 6, तो 6 से गुणा कर दोगे। जब आप ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, डबल जीरो। अब देखो, अब आप काट दो, जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो ये आप काटोगे 3 के पाड़े से। किससे काटोगे, 3 के पाड़े से। यहां से 3 के पाड़े से काटोगे तो ये 200 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 200 बार। और इसको अगर 3 के पाड़े से काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 यानी 203 बार, और 203 से 203 कट गया, यानी बराबर आंसर क्या आ गया, 200 रुपए। यानी 200 रुपए आपके इसका क्या हो गया, 200 रुपए आपके सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसी प्रकार तीसरा सवाल है कि 5, 35 और x का चतुर्थ अनुपाती आपको 84 दे रखा है, x का मान बताना। अब देखो, चतुर्थ अनुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, चतुर्थ अनुपाती याद करने का फॉर्मूला होता है, जैसे ये बी ए है, ये आपके बी है और ये आपके सी है, तो बी इंटू सी बटा ए, ये फॉर्मूला होता है चतुर्थ अनुपाती याद करने का। चतुर्थ अनुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको चतुर्थ अनुपाती याद करना है तो इसका फॉर्मूला होता है बी इंटू सी बटा ए। इस फॉर्मूले में आप मान रखोगे तो बी का मान कितना है, बी का मान है 35, सी का मान कितना है एक्स बटे ए का मान कितना है 5। और जब इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चतुर्थ अनुपाती, वो जो आपको दे रखा है पहले से ही 84। अब देखो, जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, यहां से आपके 7 बार कट जाएगा, और 7 से 84 कट जाएगा कितनी बार, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। कितनी आ जाएगी, 12, यानी 12 7 84, यहां से आपको एक्स का मान 12 मिल गया। इसी प्रकार अगला चौथा सवाल है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद कीजिए जो 33, 72, 11 और 18 से क्या हो, विभाज्य हो। इन चारों संख्याओं से विभाज्य हो ये संख्या है, इनमें से आपको वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इनसे विभाज्य हो। कहने का मतलब इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। 33, 72, 11 और 18 का। देखो, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 33 में नहीं जा रहा है, 33 के 33 72 में जा रहा है 36 बार, 11 के 11 18 में जा रहा है 9 बार। अब भी जाएगा आपके 2 का भाग, यहां तो नहीं जाएगा, यहां तो 33 के 33 है, लेकिन यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ आपके 11 आ जाएगा, यहाँ आपके 9 आ जाएगा। अब भी 2 का जा रहा है तो यहां से देखो 33 में नहीं जाएगा, लेकिन 18 में जा रहा है 9 बार, 11 के 11 और 9 के 9। अब देखो, अब भाग जाएगा 3 का, तो 11 बार, यहाँ पर 3 बार, फिर 11, फिर 3, फिर भी 3 का जाएगा, तो यहां से 11, यहां से 1, फिर 11, फिर 1, अब जाएगा 11 का, तो 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा 1, सारों में 1 आ गया। 11 थी 33 और 33 थी 99, 99 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और अब देखो 8 ने, अब 72 इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 2। अब ऑप्शनों में चेक कर लो कि इकाई के स्थान पे 2 कितने ऑप्शनों में आ रहा है, तो इसमें तो एक ही ऑप्शन में इकाई के स्थान पे 2 आ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी 100% आपका सी नंबर ऑप्शन ही होगा। इसको चाहिए तो आप कैलकुलेट करके भी पता कर सकते हो, लेकिन आपको कोई पूरा क्वेश्चन सोल्व करके अवार्ड नहीं मिलने वाला। आपको क्या करना है, जहां से आपको आंसर मिल रहा है वहीं से टिक करके इस सवाल से आगे बढ़ जाओ। आप बिल्कुल भी उसमें टाइम वेस्ट 1% भी मत करो, ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट है ना, इससे आप जब जो ही 5-5 सेकेंड अगर बचाते हो ना, तो आपके सामने जब तक आप लास्ट में पहुंचते हो ना, आपके सामने बहुत सारा टाइम बच जाता है। इसलिए आपको ध्यान हमेशा यही रखना है कि मुझे इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे इन चीजों में गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। टाइम जहां से सेव हो रहा है वहां से टाइम भी सेव करना है। जहां से ऑप्शन में आपको मिसमैच कोई चीज लग रही है तो आप ऑप्शन को वेरीफाई भी करोगे। ऐसा नहीं है कि 2 ऑप्शनों में 2 आगे 2 आगे और आपके सामने जो ये फटाफट 2 दिखा आपने टिक करके आगे बढ़ गए, नहीं। 2 ऑप्शन आ रहे तो फिर इसको आगे सोल्व करो और इसका राइट आंसर ढूंढने की कोशिश करो। अब आपके सामने 5वां सवाल है कि 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए होटल में गए। कितने व्यक्ति होटल में गए, 6। उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपए खर्च किए। अब 5 व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पे कितने रुपए खर्च किए, 30 रुपए। लेकिन छठा व्यक्ति था ना,
उसने सभी 6 व्यक्तियों के औसत व्यय से कितने, भाई छठा 5 व्यक्ति थे, उन्होंने 30 रुपए खर्च किए, लेकिन छठा व्यक्ति था उसने थोड़ा ज्यादा ही खाया और उसने खाने के बाद में जो 6 व्यक्तियों का औसत था उससे 50 रुपए ज्यादा खर्च कर दिए, यानी 6। इसके अनुसार 5 का औसत तो कितना है भाई 30 ही, लेकिन 6 अब क्या 50 रुपए छठे व्यक्ति ने ज्यादा खाए, तो ज्यादा खाए तो ये 500 में डिवाइड होगा तभी तो सबका औसत बराबर आएगा। भाई जो 50 रुपए खाए थे, भाई उसने तो अपना औसत रख ही लिया, अपना औसत, उनसे 6 के औसत से ज्यादा 50 रुपए, तो ये 50 रुपए जो ज्यादा थे नहीं ये 500 में बन जाएंगे। किसमें बन देंगे 500 में, यानी 50 में आप 5 का भाग दोगे तो यहां से एवरेज आएगा ना वो सभी लोगों का आ जाएगा, 6 लोगों का आ जाएगा, यानी 30 प्लस 50 में 5 का भाग दोगे 10 बार जाएगा और यहां से आपको मिल जाएगा 40, यानी पर व्यक्ति पे कितने रुपए खर्च हुए 40। कितने लोग थे 6 लोग थे, तो 6 चौक 24 यानी 240 रुपए सभी लोगों पे खर्च हुए। इसी प्रकार छठा सवाल है कि मूल्यांकन कीजिए। अब मूल्यांकन कीजिए तो यहां पर आपको बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए। बोर्ड मास में सबसे पहले हम भाग को सरल करते हैं, उसके बाद में गुणा को, फिर जोड़ को और फिर बाकी को। तो यहां से सबसे पहले आप भाग को सरल करोगे, यहां से माइनस के 9, यहां से जब माइनस के 60 में माइनस के 12 का भाग दोगे तो प्लस का 5 आएगा, लेकिन प्लस के 5 को जब माइनस से गुणा करोगे तो यहां से आपको माइनस ही मिलेगा। माइनस का कितना मिलेगा 5, और देखो माइनस प्लस को गुणा करने पे माइनस आएगा और 7 दिए 21। अब देखो सारे ही आपको माइनस के मिल रहे हैं, इसका मतलब इसको डायरेक्ट जोड़ लो। 9 और 5 कितने होते हैं 14, जो भी किसके माइनस के, 21 और 14 कितने हो गए माइनस के 35, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। इसी प्रकार छठा सवाल है कि समूह ए में 81 सदस्य, ए में कितने सदस्य 81, समूह बी में कितने 29 और समूह सी में कितने 70 सदस्य। तीनों समूह 3 प्रकार के सेक्शन बने हुए हैं, ए में 81 सदस्य, बी में 29 सदस्य, सी में 70 सदस्य। इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए, यानी एक होटल में गए। ए वालों ने अपना खर्च अलग किया, बी वालों ने अलग किया और सी वालों ने अलग खर्च किया। अब देखो ए वालों ने पर स्टूडेंट पे कितने खर्च किए या पर व्यक्ति पे कितने खर्च किए 467 रुपए, बी वालों ने 117 रुपए और सी वालों ने 378 रुपए प्रति सदस्य खर्च की गई। आपको क्या बताना, सबका मिक्स करके और इनका एवरेज कितना बेटा वो निकालना आपको। तो इस सवाल को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इनमें देखो 467 रुपए 81 लोगों ने खर्च किए, तो 467 को आप 81 से गुणा करोगे तो टोटल बजट आ जाएंगे इनका, यानी आप 467 है ना इसको गुणा करोगे किससे 80 प्लस 1 से, फिर प्लस अगला गुणा किससे करोगे 117 को गुणा करोगे आप किससे 29 से, 29 का मतलब होता है 30 माइनस 1, फिर आप गुणा किससे करोगे, फिर आप गुणा करोगे 378 से, 378 को गुणा किससे करोगे 70 से, डिवाइड इन सब का योगफल कितना आ रहा है वो लिखना है। तो देखो 81 और 29 कितना होता है 110, 110 और 70 180, तो 180 का आपको भाग देना है। अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप गुणा करके देख लो, तो देखो अब 80 है तो इसका मतलब 8 से गुणा करोगे तो पहले तो 0 आ ही जाएगा, फिर 8 साथी 56 हासिल की 5 है, 8 संग 48 और 5 कितने होते हैं 48 और 5 53 हासिल की 5, 32 और 5 कितने हो गए 37, तो 37,360 प्लस 1 है, 1 को 467 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 467 एकम 467, फिर प्लस अब यहां से आप क्या करोगे पहले 30 से गुणा करोगे फिर माइनस 1 से गुणा करके माइनस करोगे, तो 30 से गुणा करोगे तो 30 को 100 से गुणा करने पे 300 और 70 51 351 कितने आ गए 351, लेकिन पास में क्या लगाना पड़ेगा आपको 0, फिर 117 को 1 से गुणा करोगे तो 117 एकम 117 प्लस अब 378 को आप गुणा 70 से करोगे तो आप क्या करो पहले तो 0 लगा दो और फिर 7 से गुणा कर दो, तो 7 8 56 हासिल की 5 और 49 और 5 कितने हो गए 49 और 5 54 हासिल की 5 7 21 5 कितने हो गए 26, 26,460 डिवाइड बाई 180। अब देखो अब इनको जोड़ो, तो सबसे पहले आप एक काम करो यहां से 117 है यहां से 467, ये तो प्लस के ये माइनस के, तो इनको पहले काट पीट के कम कर लो, तो ये अगर आप यहां से 117 इसमें से घटाओगे ना तो 350 बच जाएगा, कितना बचेगा 350। अब सारे के सारे प्लस वाले जोड़ लो, 37 में आप 3 जोड़ोगे तो 40,000, 40,000 26,000 कितने हो गए 66,000, यहां से आप 66,000 लिख दोगे, ठीक है। फिर आप क्या करो
फिर आप जोड़ोगे कौन से सैकड़ा वाले भाई, 300 और 300 600, 600 500 1100, 1100 और 400 कितने हो गए 1500, यहां से आपने लिख दिया 1500। फिर आप जोड़ोगे आप दाई वाले भाई 60 50 110, 110 और 10 120, 120 और 60 कितने हो गए 180। अब इन सबको जोड़ लोगे आप तो कितने हो गए 66 और 67,680, 67,680 में आप भाग किसका लगा दोगे 180 का। अब जीरो से जीरो कट गया। अब आपको क्या करना है 67 68 में भाग किसका देना है 18 का। तो 18 54 और 54 जब आप इससे घटाओगे तो 3 1 13 6। अब 18 पाने 90 18 6 108 18 7 126, पीछे 10 बचेंगे, 10 के पास में आपने 8 उतार दिया तो 108 हो गया। और 18 फाने 90 18 6 108, यानी पूरा का पूरा 6 बार जाएगा और 108 आएगा। यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है 376। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है बी नंबर ऑप्शन में, तो इसका मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल के अंदर कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार क्या है अपने कस्टमरों को बेवकूफ बना रहा है। क्या बेवकूफ बना रहा है, वो बोल रहा है कि मैं 100 रुपए में ही वस्तु खरीद रहा हूं और 100 रुपए में ही वापस बेच रहा हूं। हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है आपके सामने आपकी नजरों के अंदर वो क्या धूल झोंक देता है। क्या करता है वो, क्या करता है गलत बाट है उसके पास, उससे वो वजन करता है। आपको दिखा था 1 किलो वजन का मान लीजिए मूल्य है 100 रुपए, लेकिन वो वास्तव में क्या कर रहा है उसमें गड़बड़ कर रहा है। कितने परसेंट की गड़बड़ कर रहा है 24% की। कितने परसेंट की, यानी आपको तो दावा कर रहा है 100 रुपए का, भाई 100 रुपए में मैं लाता हूं 100 में ही बेचता हूं, लेकिन वो बाट का चुपके से 24% वेट कम रख देता है और कम की वजह से वो आपको कितना देता है 76 रुपए का ही सामान देता है। 24% कम कर देता है 76। अब 100 रुपए का दावा करता है 76 में बेचता है। 76 रुपए के मतलब उसको उससे दुकानदार से जा कितने रहे 76, भाई 76 रुपए उसने खर्च किए वापस आपसे ले कितना रहा 100 का, तो यहां से उसे बेनिफिट कितने का हो रहा है बेनिफिट हो रहा है 24 रुपए का, लेकिन किस पे हो रहा है 76 पे। 76 गुणा 100, अब जिनसे कटते उनसे काट दो तो देखो 6 चौक 24 और 19 चौक 76, यानी 600 बटे 19, 600 बटे 19। अब देखो 19 का जब भाग दोगे तो 19 थी 57, पीछे 3 बचेगा, 3 के पास में 0 तो 19 से कम 19 और 11 बच जाएगा, 31 से 11 बटे 19%। 31 से 11 बटे 19%, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। इसी प्रकार 9वां सवाल है कि 4000 और 5000 के बीच वह सबसे छोटी वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। तो सबसे पहले तो इनका आप क्या निकाल लो, सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लो। 12 48 24, इनमें ऐसी कौन सी संख्या है कि जिनमें इन तीनों का भाग जाए। तो सबसे पहले इसमें आप अगर 48 लेते हो, 48 में 12 का ही भाग जा रहा है, 16 का ही जा रहा है, 24 का भी जा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या जाएगा 48। अब वो संख्या है उसका 48 में भाग देंगे। तो अब यहां से क्या कर रहे हो, जो भी ये नंबर आ रहे हैं ना इसमें भाग देंगे ना तो शेषफल 4 बचेंगे, तो शेषफल 4 बचेगा, इसका मतलब शेषफल पहले ही कम कर लो आप, भाई सारों में 4 4 घटा लो ना। अगर 4 4 घटाओगे तो आपके सामने डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहां से जब आप इसको घटाओगे तो 49 65 आएगा, यहां से जब आप घटाओगे तो 46 95 आएगा, और यहां से जब आप घटाओगे तो 64 95 आएगा, यहां से आप घटाओगे तो 49 92 आएगा। अब देखो यहां से इन तीनों संख्याओं के इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है, और जब 8 का हम गुणा करते हैं यानी 8 की टेबल बोलते हैं तो कहीं पे भी 5 नहीं आता है, इसका मतलब ये तीनों ही नहीं होंगे, तीनों ही आपके क्या हो गए रॉन्ग। इसका मतलब चौथा ऑप्शन ऑलरेडी राइट हो गया। अगर ऐसा जहां से आपको तो ऑप्शन ढूंढ के आंसर का पता करना है, यहां से डायरेक्ट आपके डी नंबर ऑप्शन हो गया। अगर आप 4992 में 48 का भाग दोगे ना पूरा पूरा जाएगा, कैसे जाएगा वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो यहां से आप जब 48 का भाग दोगे तो पहले 49 में एक बार जाएगा और एक ही बचेगा, एक के पास में 9 उतारोगे, 9 उतारोगे तो भाग पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब आप 0 उतार दोगे, लेकिन 0 उतारने के बाद में आप 2 उतारोगे 192, और 48 चौकू 192 होता है, 48 चौकू 192, इसका मतलब 104 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। इसी प्रकार अब आपके सामने 10वां सवाल कि राज के पास 1612 रुपए है,
उसने इसे अपने पुत्र पुत्र कौन कौन थे, कर्ण था और आशीष था, आशीष के बीच में बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि कर्ण और आशीष को क्रम से 18 और 19 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। राज ने कर्ण को कितनी धनराशि रुपए में दी थी, कितनी धनराशि रुपए में दी थी, यहां से आपको बताना है। अब देखो कर्ण को कितनी दी और आशीष को कितनी दी, यह आपको बताना है। तो यहां से जब आप इस सवाल को सोल्व करोगे तो सबसे पहले आपके सामने क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके सामने होना चाहिए कि इनको कितनी कितनी राशि मिलेगी। तो इस टाइप का सवाल आता है, देखो 18 साल 19 साल, इसका मतलब बात तो चक्रवृद्धि ब्याज की चल रही है और 12 जितने साल के बाद में उनको बैंक से, इसको 18 साल के बाद में मिलेगी, इसको 19 साल के बाद में मिलेगी, लेकिन दोनों को राशि क्या मिलेगी, बराबर क्या मिलेगी, समान धनराशि मिलेगी। अगर समान धनराशि मिलेगी इसका मतलब इसको पैसे 18 साल रहेंगे, इसके पैसे 19 साल रहेंगे, 19 साल वाले को ब्याज ज्यादा मिलेगा, 18 साल वाले को ब्याज कम मिलेगा, लेकिन दोनों की राशि बराबर होगी, इसका मतलब इसको राशि ज्यादा मिलेगी, इसको कम मिलेगी, तभी तो दोनों राशि एडजस्ट होकर बराबर मिलेगी। अब क्या करना, आपको 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। एक को तो मिलेगा 25 रुपए, एक को मिलेगा 25 में 2 बढ़ा के 27 रुपए। अब 27 किसको मिलेगा, कर्ण को, क्योंकि कर्ण का पैसा कम टाइम के लिए रहेगा इसलिए इसको ज्यादा मिलेगा, और आशीष का पैसा ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, इसका मतलब इसको 25 मिलेगा। अब 27 और 25 मिले, सवाल वाला बोल रहे 11,1612 रुपए, लेकिन हम बोल रहे 27 और 25 52 रुपए, रुपए बटा रुपए ये बना दिया जोड़ा। अब हमें क्या याद करना, हमें करनी है कर्ण की राशि। अब कर्ण को कितना मिला, कर्ण को 27 मिला, 27 से गुणा कर दो। अब करते उनसे काट दो तो 52 दिए, 3 बार कटेगा और 156 आएगा। 156 161 में से 156 घटाओगे तो 5 बचेगा, 5 के पास में अपने 2 उतार दी, 52 हो गया, यानी 52 एकम 52, यानी इसको जब आपने काटा तो 31 मिला। 31 को 27 से गुणा करोगे तो 27 को पहले 30 से गुणा करोगे तो 27 से 21 यानी 810 प्लस 27 यानी 837। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब है आपके सामने 12वां सवाल कि यदि 12 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 96 पाई वर्ग सेमी है तो इसकी त्रिज्या बतानी। तो सबसे पहले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब 2 और इसका देखो आपको दे रखा है 96 पाई, चाहो तो आप पाई से पाई पहले भी काट सकते हो। अब 2 के 2, आर आपको याद करना है, एच आपको दे रखा है 12 और सामने है 96। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो तो देखो 24 और 24 चौकू 96, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेमी, कितनी आ गई 4 सेमी। कौन से ऑप्शन मारे, 4 सेमी आपके डी नंबर ऑप्शन मारे, इसका मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन राइट है। अब है आपके सामने 12वां सवाल कि एक वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर 101 आदमी को 150 रुपए का लाभ मिलता है, यानी 1500 में बेचता है तो उसे 150 रुपए का लाभ मिलता है। इसका मतलब वो खरीदी कितने में गई है, खरीदी आपके 1350 रुपए में गई है। 1350 में जब आप 150 जोड़ोगे तो 1500 रुपए आएगा। अब वो बंदा क्या कर रहा है, 1350 में खरीदी हुई है लेकिन वो लाभ कितने परसेंट का प्राप्त करना चाहता है, 24% का। तो उस वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए, सबसे पहले क्रय मूल्य कितना है 1350। अब क्या करना है 24%, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपके 6/25, यानी 25 की वस्तु में 6 बढ़ाओ यानी 6 का लाभ लो, यानी कितने में हो जाएगी 25 से 31/25। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो तो 25 पानी है 125, पीछे बचेंगे 10 और 2500 के 100, यानी 54 को 31 से गुणा करना है। तो सबसे पहले 54 को आप 31 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 1620 और फिर 54 एकम 54, फिर 54 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 1674, यानी 1674, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अब है आपके सामने 13वां सवाल के वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विजय ने 5400 की राशि का निवेश किया और मोहन ने 9400 राशि का निवेश किया। यदि 4 वर्ष के अंत में मोहन को विजय से 360 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है, कितना ब्याज प्राप्त होता है 360 रुपए अधिक ब्याज, तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में बताओ, किसमें बताओ, प्रतिशत में। अब देखो, अब यहां से 360 रुपए अधिक क्यों मिला ब्याज,
क्योंकि इसने 5,400 लगाया, इसने 9,400 लगाया, इसका मतलब 360 रुपए ब्याज किस में मिला है, 4,000 पे मिला है। भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मूलधन के बीच का 4,000 का है ना, इसका मतलब 360 रुपए आपको ब्याज किस पे मिला है, 4,000 पे। अब आपको याद क्या करनी, दर याद करनी। दर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है, 4,000 इंटू समय। समय कितना, 4 वर्ष। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो डायरेक्ट कट गए, और 4 से आप काट दोगे 9 बार। अब क्या गया, 9/4। अब जब 9 में 4 का भाग दोगे तो आपके 2.25 आएगा। कितना आएगा, 2.25%। दर कितनी होगी, 2.25%। अब है आपके सामने 14 सवाल कि एस के गणित और अंग्रेजी में अंक समानुपात में, समानुपात का मतलब उनका रेशियो बराबर चल रहा है। अंग्रेजी और गणित में पिछले वर्ष उसे गणित में 60 नंबर मिले, यानी मैथ में कितने मिले, 60 बटे इंग्लिश में कितने मिले, इंग्लिश में उसे मिले 75। तो 60/75 ये समानुपाती हो गए। इसका मतलब अगला भी नंबर अगले साल में भी मैथ के समानुपाती आएगा और इंग्लिश का इंग्लिश के समानुपाती आएगा। तो अगले साल क्या हुआ, अंग्रेजी में उसके अंक 60 थे, गणित के अंक बताने, किसके बताने, गणित के। गणित के x मान लो, लेकिन इंग्लिश के कितने, 60। अब जिनसे कटते उनसे काट दो। तो देखो 15 चौकी 60, 15 पाने 75। आप 5 से इसको काट दोगे, 12 बार कटेगा, और 12 चौको 48, यानी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 12 चौको 48। यानी उसके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी उसको मैथ में कितने नंबर मिले इस साल, अगर इंग्लिश में उसे 60 नंबर मिले तो मैथ में उसे 48 यानी 48 नंबर मिले। अब आपके सामने है 15वां सवाल के 36, 45, 465 और 310 का आपको क्या बताना है, लघुत्तम याद करना है। लघुत्तम याद करना है तो सबसे पहले 36, 45, 465 और 310, इनका जब आप लघुत्तम याद करोगे तो सबसे पहले 2 का डिवाइड करो, 36 को करोगे तो 18 बार, 45 नहीं हो रहा है, 465 भी नहीं हो रहा है, और यह आप जब आप करोगे तो ये आपके 155 बार होगा। फिर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, इसको 9 बार करोगे, 45 नहीं हो रहा है, 465 भी नहीं हो रहा है, और 155 भी नहीं हो रहा। अब 3 से करो, देखो तो 3 से तो देखो 3 बार, ये आपके 15 बार, और 465 कितनी बार हो जाएगा, 15 थी 45 और 5, 155 बार, 155 के 155। अब 3 का और हो रहा है, यहाँ से 1, यहाँ से 5, यहाँ से 155 के 155, और यहाँ से भी 155 के 155। अब भाग 5 का जा रहा है, तो यहाँ तो 1, यहाँ 1, लेकिन यहाँ 31 बार, यहाँ भी 31 बार। अब फिर 31 का जाएगा 1,1,1,1। अब यहाँ से देखो आप इकाई स्थान ढूंढने की कोशिश करो। 5 एकम 5, 5 × 15, 5, 15 × 45, 5, 5 दूनी, इसका मतलब इकाई के स्थान पे। तो सबसे पहले एक काम करो, इसको आप ऐसा करो, 31 पानी 155, 155 को 2 से गुणा कर दो, ये आपके 310 आ जाएगा। ठीक है, और 3 3 9 9 2 18, 0 18 एकम 18, इसका मतलब इकाई के स्थान पे 80 आएगा। भाई लास्ट में आपके 80 आएगा, 80 किस ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में, इसका मतलब इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल में कि पी वृत्ताकार पथ का एक चक्कर है, वो 1 मिनट और 90 सेकंड में पूरा करता है, जबकि क्यू उस पथ का चक्कर है वो 45 सेकंड में पूरा करता है। यदि वो एक ही बिंदु और की ओर से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं तो वो कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ये अगर आपको सवाल करना है तो सबसे पहले तो 1 मिनट को सेकंड में बदलो, 60 सेकंड, 60 सेकंड और 30 सेकंड। पहला तो क्या कर रहा है, पी तो कर रहा है 90 सेकंड में कंप्लीट, और क्यू कर रहा है 45 सेकंड में कंप्लीट। अब क्या वो दोनों दोनों विपरीत दिशाओं से चल रहे हैं, वापस कितने टाइम में बाद मिलेंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूले में मान सेट करो, x का मतलब पहले की स्पीड, दूसरे का, भाई पहले का टाइम और दूसरे का टाइम। तो पहले का टाइम तो हो गया 90 इंटू 45 बटे 90, और 45 कितना हो गया 135। अब कटते उनसे काट दो, तो 45 दिया, और यहां से 3 से काटोगे तो 90, तो कितनी बार कटेगा 30 बार, यानी 30 सेकंड बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसका मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अब आपके सामने है 17वां सवाल। कौन सा सवाल, 17वां, कि मनोज शहर ए से बी तक की यात्रा करता है। मनोज अपनी कार को सामान्य चाल की 3/4 पर पहले 5 चलाता था, अब 3 पे चला रहा है, तो बी शहर वो पहुंचता है 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर चाल पहले ज्यादा थी अब कम है, तो इसका मतलब ओबियसली बात है उसे टाइम कम लगेगा। यदि मनोज अपनी सामान्य
स्पीड से चलता है तो शेर ए से शेर बी तक की यात्रा करने में उसे कितना टाइम लगेगा, ये बताना। तो सबसे पहले क्या करता है वो, सबसे पहले उसकी स्पीड 5 होती है, 5 से स्पीड कितनी कर देता है 3। तो ये क्या है, स्पीड है। और स्पीड और टाइम हमेशा उल्टे होते हैं। भाई स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब अगर 5 की स्पीड से चला रहा है तो उसे 3 मिनट लगेगा, नहीं 3, हाँ, और अगर 3 की स्पीड से चला रहा है तो उसे 5 मिनट लगेगा। ये दोनों के टाइम आ गए। अब देखो इसके अनुसार हमने टाइम माना है, टाइम के अनुसार उसके बीच का डिफरेंस कितना है। भाई पहले 3 मिनट में पहुंच रहा था, 5 मिनट में पहुंच रहा है, इसका मतलब 2 मिनट का गेप है। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है 10 का, तो 10 बटे अपन निकाल रहे 2, ये जोड़ा बना दिया हमने। अब हमें क्या याद करना है, अब हमें याद करना है बी से, अगर वो सामान्य गति से चलता है यानी 5 की स्पीड से चलता है तो उसे कितना टाइम लगता है, तो 5 की स्पीड से टाइम कितना है 3, तो 3 से गुना कर दो। देखो ये कितने आ गए, 5 और 5 3 15, यानी उसे कितना टाइम लगेगा 15 मिनट। अब है आपके सामने 18वां सवाल कि x का 4%, 4% का मतलब 4/100 बराबर 24 है। यहां से जिनसे कटते हैं उनसे काट दो 6 बार, तो x बराबर क्या आ गया, 100 को 6 से गुना करोगे 600, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 600, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब आपके सामने है आपके 19वां सवाल कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय में केवल 23% की वृद्धि हो। अब पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए 100 रुपए लीटर था, 100 से कितना हो गया, 100 से आपके 150 रुपए लीटर हो गया। लेकिन वो भाई बोल रहा है कि मैं तो इतना खर्चा कर नहीं पाऊंगा, पहले 100 रुपए था अब 150 हो गया, लेकिन मैं तो क्या बाइक कम कम चला लूंगा, लेकिन मैं तो ज्यादा से ज्यादा 123 रुपए खर्च कर सकता हूँ। तो अब उसको खपत कम करनी पड़ेगी। यहाँ से खपत कम कितनी कर रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकालोगे तो ये आपके 27 आएगा, यानी 27 बटे कमी किस पे कर रहा है 150 पे, इंटू 100 कटते उनसे काट दो, तो यहाँ से आपके 2 बार कट जाएगा 50 के पाड़े से, यहाँ से 3 बार कट जाएगा, और 3 से इसको काट दोगे 9 दूनी 18%, 9 दूनी 18%, यानी उसको कमी कितनी करनी पड़ेगी 18% की। 20वां सवाल है कि एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदता है तो 2 फ्री में पाता है, 3 खरीदता है 2 फ्री में मिलती है, एक तैयारी ऑफर देता है, एक तैयारी कोई ऑफर देता है, इस ऑफर के लिए समतुल्य प्रतिशत छूट बतानी। अब देखो 2 शर्ट उसे मुफ्त में मिल रहे, लेकिन कितने खरीदने पर 3 से, इसका मतलब दुकान वाले के जा कितने रहे, दुकान वाले के 5 जा रहे हैं, तो 2 की छूट 5 पे मिल रही है, गुना 100। तो अब यहां से देखो काटोगे तो यहां से कट जाएगा आपके 20 बार, और 20 दूनी 40, यानी उसको समतुल्य छूट कितने परसेंट की मिल रही है 40% की। हाँ, तो ये था आज का कंप्लीट पेपर। अगर आपको आज का सॉल्यूशन समझ में आया है, पेपर अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कल हम इसी प्रकार की अगली नेक्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।